हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल एमपी बोर्ड का फाइनल पेपर 2024 का देखेंगे कैसे सॉल्व किया है किसने, टॉपर ने, है ना। मतलब इसके जो परीक्षा को जिसने टॉप किया है 100 में से 100 अंक लाए हैं जिस बच्चे ने, देखेंगे उसकी कॉपी, है ना। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए ये प्रश्न है और साथ ही साथ मैं आपको उत्तर भी दिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। आपको प्रश्न भी तो रख दिए हैं और साथ ही साथ मैं आपको उत्तर भी यहाँ पर प्रस्तुत करता जाऊंगा। देखिए सबसे पहला है आपके पास में, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो बताइए इसका थेल्स का समय काल क्या है। 476 से लगा करके 550। ये देखिए ये गलत किया गया है। क्या किया गया है, ये गलत किया गया है। तो आपको मैंने सही इसका उत्तर बताया था कि इसका सही उत्तर क्या है, बताइए। हाँ, 476 से 550 नहीं है, ये गलत जवाब है। हाँ, इसका गलत जवाब है ये। इसका सही जवाब बताइए, मैंने आपको क्या बताया था। हाँ, 640 से लेकर के, हाँ ये इसका सही जवाब था। तो इसका करेक्ट आंसर इस वजह से इस बच्चे का, और इतिहास का सवाल आ गया तो सही बात है, गणित वाला जवाब भी कैसे दे सकता है। या तो उसने किताब अच्छे से पढ़ी हो तो बन जाता है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मगर इतिहास से थोड़ा रिलेटेड सवाल है। चलिए खैर, एनीवे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला जो सवाल है, बिंदु P 3,2 और -2,3 के बीच की दूरी, देखिए इसको हमने निकाला था, कितना आया था, 7.07 है ना। इसको हमने सॉल्व किया था तो भाग देने पर, रूट लेने पर 7.07 आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का आलेख का प्रकार होता है, क्या होता है, परवलय। तो इसका उत्तर परवलय सही है। देन इसके बाद कंडीशन दे दी गई है बेटा, है ना, आश्रित एवं संगत, आश्रित एवं संगत। तो डिपेंडेंट और संगत होता है, आश्रित है ना, डिपेंडेंट और संगत। तो डिपेंडेंट मतलब हल जो एक दूसरे पर निर्भर करेंगे, और संगत मतलब हल का हल निकलेगा। क्या होगा कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1। इसको डिटेल में मैंने बताया है, इसलिए थोड़ा अभी जल्दबाजी में चल रहा हूँ। इसको मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन करा रखा है, 2024 का सोल्यूशन। हाँ, कोई मूल वास्तविक नहीं है, बताइए कौन सी कंडीशन होगी, 4ac बराबर 0। अरे कोई मूल वास्तविक नहीं है, लेस देन 0। क्या होगी, लेस देन 0। अरे भाई डी का मान लेस देन 0 होने पर कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। बराबर होने पर तो बेटा अल्फा बराबर बीटा आता है, डी का मान 0 होता है, राइट। और ग्रेटर 0 होने पर दो मूल अलग अलग आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। समझ में आया। देन अगला, इसका 11वां पद क्या निकला था, 22। तो इसका 11वां पद क्या होगा, 22, ठीक है ना। चलिए अब बड़े सवाल पहले करते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे। पहले हम करते हैं बड़े सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा समझदारी डेवलप होगी परीक्षा में आपको लिखना कैसे है। तो ये हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया। चलिए पहला सवाल, दी गई एपी के अगले दो पद लिखिए। तो इस एपी के आपको अगले दो पद लिखने हैं। अब देखिए, तो ये आपके पास एपी है, सबसे पहले बच्चे ने प्रथम पद लिखा, फिर इसका सर्वांतर लिखा, और अगले दो पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बोलिए यस और नो, है ना। और फिर इस एपी का जो पांचवा पद होगा बेटा, वो होगा a+4d, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पांचवा पद a5 बराबर हो जाएगा a+4d। तो इस तरीके से बच्चे ने एपी के उत्तर लिख दिए हैं। क्लियर है। तो ये एपी के अगले दो पद हो चुके हैं। देन अगले सवाल की ओर चलते हैं, ये हो चुका है। अगला सवाल, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु पर बिंदु पी और एफ स्थित हैं। बताइए कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं है। कौन सा किया है भाई साहब, ऊपर वाला किया है कि बाद वाला। ओके, इन्होंने बाद वाला किया है, सातवें का अथवा वाला किया है ना। यदि आकृति में पी क्यू समांतर आर एस है, पी क्यू किसके समांतर है, और पी ओ क्यू सिद्ध करना है कि होगा त्रिभुज एस ओ आर के क्या समरूप, क्या होगा। देखिए कितना अच्छे से किया है। तो आपने डायग्राम बनाया, दिया है पी क्यू समांतर आर एस, सिद्ध करना है कि इतना। अब दो त्रिभुज ले लिए, एक ले लिया पी ओ क्यू और दूसरा ले लिया एस ओ आर, ठीक है। एक ले लिया पी ओ क्यू और एक ले लिया एस ओ आर। अब बताइए, अगर ये दोनों समांतर हैं तो जो बेटा कोण ये वाला होगा, ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। एकांतर कोण, कौन सा कोण, ठीक है। बताइए जो ये वाला कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, एकांतर कोण, राइट।
और ये वाला कोण के क्या होगा, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, तो कौन सी समरूपता लग गई, कोण कोण कोण, कौन सी समरूपता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल 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 समरूपता से, समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। पूरी जानकारी देंगे तब आपको यहां पर 2 में से 2 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको थोड़ी सी परछाई दिख रही हो तो यहां पे 2 अंक पूरे के पूरे मिले हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है 2। ये देखिए, तो इस बच्चे को 2 में से 2 अंक मिले हुए हैं, ठीक है ना। 2 अंक का था और कितने प्राप्त हो गए, 2 अंक। यस, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, यहां भी 2 अंक दिख रहा है, क्लियर है ना। अगला सवाल है 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सीधे सीधे सूत्र लगा दीजिए, सूत्र भी लिखा है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। और सूत्र लगा करके आपने ये नोट कर लिया है, क्लियर हो गया। चलिए देन इसके बाद में अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई है। कितनी इकाई है, हाँ देखिए सवाल यही होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये देखिए दिया गया है, कितनी दूरी है, 10 मात्रक। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, y का मान। चलिए तो देखिए दूरी सूत्र लगा दीजिए, और दूरी सूत्र से ये दूरी किसके बराबर दी गई है, 10 के बराबर। किसके बराबर, 10 के बराबर। तो ये देखिए बेटा, इसको हल करिए, हल करते जाइए, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग 100, और यहाँ पे हट जाएगा, फिर एक बन जाएगा, वर्ग समीकरण बन गया। और उस वर्ग समीकरण को ज्ञात कर लीजिए तो y के 2 मान आएंगे, एक y का मान -9 और एक y का मान 3, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न बहुत अच्छा है ना, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9। हालांकि इसका अथवा वाला और सरल था, बट फिर भी प्रश्न क्रमांक 9 किया गया है। चलिए आप लोग भी एक बार प्रश्न क्रमांक 9 कर लें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करिए। बहुत ही सरल सवाल, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करना है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए मान आ जाएगा। बोलिए क्लियर है सबको, कितने मिलेंगे, 2 में से, ये देखो दिख रहा है 2 में से 2, राइट। चलिए अगला सवाल कल ही किया था, ऐसा सवाल याद है बच्चों। ये था एक बिंदु ओ क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, स्पर्श रेखा 24 दी है और केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। बेटा डायग्राम बना लीजिएगा, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दी गई है, केंद्र से दूरी 25 है, तो त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से लिखा गया। अच्छा लिखना आपको पूरा है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब कौन सी थ्योरम लगा दी है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो कितने अच्छे से थ्योरम लगाई गई है। उत्तर लिखा है 7 सेंटीमीटर। डन, समझ में आ रहा है। चलिए इसको खुद से करके दिखाइए एक बार। तो बच्चों इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, सवाल क्रमांक 12 का अथवा। तो 12वें का अथवा क्या दिया है, देखिए 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले चाप के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है ये 21 सेंटीमीटर का चाप। और आपको बताया जा रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, L बराबर 2πr गुणे थीटा अपॉन 360। तो बस इस सूत्र को लगाइए। चलिए ये देखिए कैसे किया इस बच्चे ने, डायग्राम बनाया, बहुत सुंदर। डायग्राम बनाने के बाद थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr का सूत्र लगा दीजिए और हल कर लीजिए, सेंटीमीटर में उत्तर दे देंगे। बोलिए ठीक है, सबको बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रायिकता, हम एक पासे को बार बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बोलो कितनी होगी, 2/6। 2/, अरे 4 से बड़ी संख्या तो भैया 2 ही होती हैं, 5 और 6, 5 और 6। तो सबसे पहले लिखोगे, देखो एक पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6, सभी संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है, 6। अब घटना बनाएंगे। घटना क्या दी गई है, 4 से बड़ी संख्या आना। तो बड़ी संख्या आने के कितने परिणाम, संगत परिणाम कितने, 2। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने, 2। यस और नो। अब प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की 2/1/,
आ गया समझ में? अगला है 4 से छोटी संख्या, 4 से, तो 4 से छोटी संख्या क्या क्या होती है? 1 2 3, राइट? 1 2 3, तो अपने अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो इस घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 3, ये देखिए। और कुल परिणाम कितने? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। समझ में आया? कितने मिलेंगे? 2 में से 2, फुल मार्क्स। अगला सवाल देखिए, इसका अथवा वाला किया है। अगला सवाल कह रहा है यदि PE बराबर 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करिए। सूत्र लगेगा। PE का मान दिया है, PE नहीं ज्ञात करना है बेटा, आपको पता है। किसी का होना और ना होने की प्रायिकता का कुल योग कितना? तो 0.95 प्लस PE नॉट, किसी को P नॉट ही बोलते हैं, बराबर 1। तो 1 माइनस 0.95, उत्तर आ गया 0.05। क्लियर है? चलिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। अब 15वां सवाल करते हैं। 6 और 20 का HCF, इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? 6 और 20 का HCF बताइए कितना आएगा? 2। कितना आएगा? पहले गुणनखंड पहले का, दूसरे का, और जो कॉमन पार्ट है वही HCF होगा, तो उत्तर आ गया 2। और आपको मिलेंगे 2 में से 2 नंबर, ठीक है ना? चलिए, अब मेरे ख्याल से ये प्रश्न क्रमांक 16 3 नंबर वाले शुरू होने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 ये भी 2 का है। तो 2 का कौन सा किया गया है? पहला भाग। द्विघात समीकरण इतने के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले क्या कर लो बेटा? इसका फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब, देखिए पहले 2 हिस्से से पहले इसको तोड़ लिया मध्य पद वितरण विधि से। गुणा करने पर -12, गुणा करने पर, और जोड़ने पर -1, जोड़ने पर, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 चलेगा, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x। ब्रेक कर लिया, ये बन गया गुणनखंड, ठीक है? अब शून्य के लिए 0 करते हैं, एक बार पहले को, दूसरे बार दूसरे को। तो 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, और यहाँ से x इक्वल टू कितना? -1। तो शून्य क्या होंगे? 4/3, -1, राइट? 2 में से 2। क्लियर है एकदम? बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 का पहला भाग देखिए। निम्नलिखित समीकरण के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात ज्ञात करिए और बताइए संगत है या असंगत। तो चलिए, A1 B1 C1 छाप दिया, A2 B2 C2। बोलो A1 अपॉन A2 कितना? 5/7, B1 अपॉन B2 -2/3, C1 अपॉन C2 -8/9। बताइए दोनों क्या बराबर हैं कि नहीं है? हाँ, दोनों बराबर नहीं है, मतलब कैसा हल होगा? संगत। कैसा हल होगा भाई? दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आपको पता होता अद्वितीय हल निकलता है, मतलब एक हल आता है कि नहीं आता? और हल आना मतलब संगत, हल आना मतलब, हाँ ठीक है ना? तो इसलिए इसके हल क्या हैं? संगत हैं। कैसे हैं? क्लियर? यस। और बेटा ये वाला जो निकाय होता है इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र निकाय। क्या बोलते हैं? हाँ, संगत के साथ साथ ये स्वतंत्र है, कहीं पूछ ना ले। चलिए, डन। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, 3 अंक का। प्रश्न क्रमांक 18 कितने अंक का है? तो देखिए प्रश्न क्रमांक 18, भूमि के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। तो 25 मीटर की दूरी पर एक भूमि का एक बिंदु है, पॉइंट P मान लो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। मीनार की क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो पहले सबसे पहले सवाल को देख करके चित्र बनाइए। बोलिए, बन गया चित्र? ये देखिए भूमि का बिंदु, ये पाद बिंदु, और ये मीनार की ऊंचाई। क्लियर है? अब आपको मीनार की ऊंचाई दी गई, ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h। कौन सा थीटा लगेगा? tan थीटा, लंब बटे आधार। इस तरीके से देखिए आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई। देखिए कितना सारी जानकारी को आपको लिखना है, तब आपको अंक मिलेंगे। और यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे? 3 में से 3, ठीक है ना? तो ये देखिए 3 में से, नहीं 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 नहीं, आप देख नहीं रहे हैं, 3 में से 3 ही मिला है। इस तरीके से 3 बना हुआ है, राइट? कितना मिला है? 3 में से 3। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे दिख गया? हाँ, ये 3 में से 3 मिला हुआ है, ठीक है ना? 3 आउट ऑफ 3 मिला हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और,
8 9 25 का HCF LCM। तो सबसे पहले तीनों का गुणनखंड करेंगे, तीनों का क्या कर लिया, गुणनखंड। अब HCF क्या होगा, 1, क्या होगा, और LCM में जो हैं एक एक बार सब लिखते जाइए। देखिए 2 का एक बार, 2 का दूसरी बार, 2 का तीसरी बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, राइट। और फिर 3 2 बार, 3 गुणे 3 और 5 गुणे, उत्तर कितना आ गया, 1800। कितने अंक मिलेंगे, 3 में से 3। ये देखिए 3 में से 3 आपको दिख रहा होगा, ये 3 यहां से आया है और इधर पे आ गया, राइट। तो अंक कम नहीं होंगे, आपको पूरे मिलेंगे अंक। अगर आपने पूरा लिखा है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 की ओर चलते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा सवाल, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। चलिए जल्दी से इसके मूल ज्ञात करिए। तो ये बच्चों इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यानी कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणा करने पर 6 और 2 -12, और योग करने पर कितना, -1, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। सांख्यिकी का 4 अंक का सवाल आ चुका है। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर व्यय हुआ माध्य ज्ञात करिए। चलिए सभी लोग माध्य ज्ञात करिए उपयुक्त विधि से। चलिए देखिए तो इसका आंसर किस प्रकार से करेंगे। ये आपके पास दिया गया है 100 से 150। देखिए अब आप मैच करिए। वर्ग चिन्ह आपके 125, 175, 225, 275, 325 आए हैं। एंड देन इसके बाद आपने लगा दिया यहाँ पर पद विचलन विधि, xi - a/h, और a का मान कितना ले लिया, 225, और h का मान कितना है यहाँ पे 50, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला, फाइनली जो आपका आंसर क्या आ रहा है, 211। कितना आ रहा है, आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा, 211, ठीक है। इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है बिजली उपकरण वाला। तो बिजली उपकरण में बहुलक ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरीके से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, मगर पहले हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा किया गया यहाँ पर बच्चे के द्वारा, 22। देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दिए गए हैं, तो इनको हल करने के लिए विलोपन विधि से देखिए, ये तो बनता है ना सभी से। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।